हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे A76 आइसबर्ग के बारे में, जो कि इस समय न्यूज़ में भी है। तो हम आज की क्लास में देखेंगे क्यों चर्चा में है, यानी चर्चा में क्यों है A76 आइसबर्ग, जो कि अंटार्कटिका के एक ग्लेशियर से टूटकर अलग हुआ है। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि आइसबर्ग कहते किसे हैं, यानी आइसबर्ग क्या होता है, क्योंकि जब तक हमको यही पता नहीं होगा कि आइसबर्ग क्या होते हैं, आइसबर्ग किसे कहते हैं, तो फिर हम इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते। तो इसीलिए सबसे पहले हमको जानना ज़रूरी है कि आइसबर्ग किसे कहते हैं। तो देखिए, आइसबर्ग बर्फ़ के वे टुकड़े होते हैं जो ग्लेशियर से टूटकर खुले पानी में तैर रहे हों। तो आइसबर्ग किसे कहा जाता है? तो ये बर्फ़ के टुकड़े होते हैं। कोई एक बड़ी चट्टान होती है, यानी बड़ा कोई एक अगर ग्लेशियर है, उससे टूटकर कोई हिस्सा जब खुले पानी में तैर रहा हो, यानी समुद्र में जब तैरता है बर्फ़ का टुकड़ा ग्लेशियर से टूटकर, उसे ही आइसबर्ग का नाम दिया जाता है। और जो इसमें 5 मीटर से बड़े हिमखंड होते हैं, उनके लिए ही आइसबर्ग टर्म का यूज किया जाता है। यानी जो बर्फ़ के टुकड़े 5 मीटर से भी बड़े होते हैं, उनके लिए हम आइसबर्ग टर्म का यूज करते हैं। और देखिए, ये अलग अलग आकार के भी हो सकते हैं। जो आइसबर्ग होते हैं अलग अलग आकार के होते हैं, काफ़ी छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। एक एक देश के बराबर ये जो आइसबर्ग हैं वो होते हैं। उसके साथ ही एक इमेज ये देख सकते हैं आप, ये आइसबर्ग की इमेज है। यानी इसमें आपको मोस्टली टोटल बर्फ़ से ही ये बने होते हैं, बर्फ़ के ही टुकड़े होते हैं। तो ये एक आइसबर्ग की इमेज है। अब देखिए क्या होता है कि उत्प्लावन बल के कारण किसी आइसबर्ग का 10वां हिस्सा ही ऊपर नज़र आता है, बाकी 9 गुना हिस्सा नीचे ही रहता है। इसका क्या मतलब है? यानी जब कोई आइसबर्ग होता है, जब वो समुद्र में तैरता है, तो उसका एक ही भाग हमको ऊपर दिखाई देता है, यानी छोटा सा ही भाग हमको ऊपर दिखाई देता है। बाकी जो मोस्टली उसका हिस्सा होता है, यानी 9 गुना जो हिस्सा होता है, वो हमेशा जो सरफेस के नीचे ही रहता है, यानी समुद्र के नीचे ही रहता है, जिसे हमको देखने में छोटा लगता है, लेकिन वो बहुत ही बड़ा होता है वो आइसबर्ग। इसीलिए जहाज़ों के लिए ये काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, यानी आइसबर्ग काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। और हमको इससे रिलेटेड एक घटना भी देखने को मिली थी 1912 में, जब टाइटैनिक जहाज़ डूब गया था आइसबर्ग से टकरा के। तो एक बड़ी घटना थी इतिहास में, टाइटैनिक जहाज़ की घटना। और इस पर मूवी ही बनी है, आपने कई लोगों ने ये मूवी देखी भी होगी टाइटैनिक की। तो इस टाइटैनिक के टकराने का जो मेन कारण था, वो आइसबर्ग का ही रास्ते में आ जाना इस घटना का मुख्य कारण माना जाता है। तो ये आप एक आइसबर्ग की इमेज भी देख सकते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं इसमें मोस्टली जो इसका हिस्सा है ये यहाँ पर नीचे ही स्थित है। इसका जो मोस्टली हिस्सा नीचे स्थित है, ऊपर छोटा सा ही हिस्सा हमको दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए ये काफ़ी ख़तरनाक हो जाते हैं जहाज़ों के लिए, क्योंकि जब कोई शिप यहाँ से गुजरता है तो उसको सही स्पॉट का पता नहीं चल पाता कि कहाँ पर ये जो आइसबर्ग है ये हमको देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं, द टिप ऑफ द आइसबर्ग इसे कहते हैं, जो ऊपर हमको दिखाई पड़ता है। ये देखिए, ये है समुद्र की सरफेस, और सरफेस के केवल इतना हिस्सा ही बाहर हमको दिखाई पड़ता है, बाकी मोस्टली हिस्सा इसका नीचे होता है। और ऐसा उत्प्लावन बल के कारण होता है कि जो मोस्टली हिस्सा होता है आइसबर्ग का, वो हमेशा समुद्र में नीचे ही रहता है, और जो छोटा सा हिस्सा है वो हमको ऊपर दिखाई पड़ता है। और ये देखिए, इस प्रकार से जहाज़ इसमें टकरा के डूब जाते हैं और एक बड़ी क्षति देखने को मिलती है हमको आइसबर्ग से। और तो ये जानकारी थी आइसबर्ग से रिलेटेड। अब हम अच्छी तरीके से समझते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, जो करंट का टॉपिक है, करंट इशू है A76 आइसबर्ग। तो देखिए, रोमने आइस शेल्फ ये एक भाग है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का, यानी एक ये ग्लेशियर है रोमने आइस शेल्फ। आइस शेल्फ का मतलब होता है हिम चट्टान, एक यानी एक बड़ी चट्टान, उसे ही आइस शेल्फ कहा जाता है। तो इसको नाम दिया गया है रोमने, यानी पहले से ही इनके नाम डिसाइडेड है। तो जो रोमने आइस शेल्फ है, उसी से एक हिस्सा अलग होकर वेडल सी में चला गया है। और कल की क्लास में हमने अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की मैपिंग की थी, जिसमें हमने आपको बताया था जो उसके टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर हैं अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के, उनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कल की क्लास में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, क्योंकि उसमें हमने अंटार्कटिका के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सभी उस वीडियो में बताई हुई है। और मैप की सहायता से हमने वहाँ पर जो सभी स्थान हैं उनको भी हमने वहाँ पर इंडिकेट किया है, और बताया है कौन कौन से जो समुद्र हैं वो इसके आसपास हैं, कौन कौन से महासागर इसके आसपास स्थित हैं। तो उससे आप और भी अच्छी तरीके इसको समझ सकते हैं। वैसे हम आगे आपको बताएंगे इससे रिलेटेड कहाँ पर स्थित है वेडल सी। तो देखिए, इसका जो क्षेत्रफल है तो 4320 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र का ये बड़ा एक आइसबर्ग है, जिसकी
लंबाई 170 किलोमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 25 किलोमीटर है। तो एक बहुत बड़ा जो भाग है वो इससे अलग हो गया है। तो सबसे पहले देखते हैं अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में कि कहाँ पर ये जो आइसबर्ग था वो स्थित था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अंटार्कटिका का मैप है और यहाँ पर देखिए कई सारे जो ओशियन हैं आप देख सकते हैं, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन। जो सभी ओशियन हैं यानी सभी महासागर यहाँ पर आकर समाप्त होते हैं, यहाँ पर आकर मिलते हैं, क्योंकि ये सबसे दक्षिणी हिस्से पर स्थित है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। हमने कल भी आपको बताया था, क्योंकि ये है साउथ पोल वाला रीजन ठीक बीच में, और ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट सबसे दक्षिणतम यानी दक्षिण में स्थित है, सबसे दक्षिण में स्थित है। इसीलिए सभी जो महासागर हैं यहाँ आकर मिलते हैं। तो यहीं पर ये जो हिस्सा है ये देखिए, ये है रोने आइसेल्फ, यानी रोमने आइसेल्फ ये स्थित है यहाँ पर, और इसी से एक जो टुकड़ा है वो अलग हुआ है और अलग होकर विडल सी में चला गया है, जिसे नाम दिया गया है A76 आइसबर्ग। तो ये यहीं पर स्थित है। एक और मैप की सहायता से देखते हैं। तो देखिए ये जो मैप है ये यहाँ पर स्थित है रोमने आइससेल्फ, और यहीं से एक जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा अलग होकर विडल सी में चला गया है और इसे ही नाम दिया गया है A76 आइसबर्ग। तो ये आप इमेज की सहायता से देख सकते हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा अलग होकर यहाँ पर विडल सी में चला गया है। A76 हिमशैल या A76 आइसबर्ग इसको नाम दिया गया है। तो एक और इमेज की सहायता से हम इसको अच्छी तरीके से देखते हैं। तो ये देखिए ये जो हिस्सा है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उसी ने ये सैटेलाइट इमेज जारी की है, जिसमें ये दिखाया गया है कि ये जो एक हिस्सा है ये ग्लेशियर है, जो यानी ये एक बड़ी हिम चट्टान है, आइस सेल्फ है, और रोमने आइससेल्फ या रोने आइससेल्फ जिसे कहा जाता है। तो उससे ही ये हिस्सा अलग होकर वेडल सी में चला गया है, और फिर जिस प्रकार से हवाओं का रुख होगा ये जो हिस्सा है उस समुद्र में तैरता रहेगा एक आइसबर्ग के रूप में। तभी इसने जो वैज्ञानिकों की चिंता है वो बढ़ा दी है कि ये जहाज़ों के लिए, शिप्स के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है ये जो हिस्सा है आइसबर्ग, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल ये कवर करता है। तो देखिए पहले भी जो आइसबर्ग हैं, जो ग्लेशियर हैं, वो टूटते रहे हैं। कई सारी घटनाएं हमको इतिहास में देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर क्योंकि जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है ये नो मैन लैंड्स कॉन्टिनेंट है, क्योंकि यहाँ पर केवल वैज्ञानिक ही रहते हैं यहाँ पर शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। तो यहाँ पर इसको क्वार्टर में बांटा गया है, कई सारे भागों में इस अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को बांटा गया है। इसीलिए जो ये जो हिस्सा है यानी A76 हिस्सा है, तो ये आप देख सकते हैं कि 2017 में आइसबर्ग A68 हिस्सा इससे अलग हुआ था। फिर 2018 में आइसबर्ग B46 इससे अलग हुआ। 2019 में आइसबर्ग D28 हिस्सा इस ग्लेशियर से अलग हुआ, और फिर 2021 में आइसबर्ग A74 भी अलग हुआ था। और 2021 में एक और घटना रिसेंटली हमको देखने को मिली, यानी आइसबर्ग A76, क्योंकि क्वार्टर्स में बटा हुआ है तो यहाँ पर सभी जो हिस्से हैं वो बटे हुए हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया है A76 हिस्सा है, जो कि रोमने आइससेल्फ का हिस्सा है। तो ये भी अलग हुआ है अभी। तो देखिए ये कई सारी जो घटनाएं हैं ग्लेशियर टूटने की ये होती रहती हैं, और इसमें भी हम देख लेते हैं कि आखिर क्यों टूटते हैं आइसबर्ग, या हम ये कह सकते हैं कि क्यों टूटते हैं ग्लेशियर और बनते हैं आइसबर्ग। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए ये एक नेचुरल घटना है, यानी ग्लेशियर्स का टूटना ये एक नेचुरल घटना है। वैसे भी जब बर्फ़ जमती है, क्योंकि ये पोल वाला रीजन है, तो यहाँ पर जब बर्फ़ जमती है तो फिर वो बर्फ़ पिघलती भी है, जिससे कई सारे बड़े बड़े हिस्से उससे अलग होते रहते हैं। तो ये एक नेचुरल घटना भी होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग को भी इसका एक कारण माना जाता है, क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, अर्थ हीट होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वहाँ पर जो ग्लेशियर हैं वो पिघलेंगे और बड़े बड़े भाग जो ग्लेशियर से वो अलग होंगे। और देखिए ग्लेशियर्स का पिघलना और आइसबर्ग का टूटना दोनों अलग अलग घटनाएं। देखिए आइसबर्ग यानी टूटा, ग्लेशियर से आइसबर्ग टूटा और फिर वो समुद्र में तैर रहा है, तो देखिए उससे जो सी लेवल है वो उतना नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर ग्लेशियर्स पिघलने लगे, यानी जब अर्थ की हीट ज़्यादा बढ़ी, तो अगर ग्लेशियर्स पिघलने लगे तो फिर जो सी लेवल है, जो समुद्र स्तर है, वो काफ़ी मात्रा में बढ़ जाएगा, और जिससे जो कई सारे द्वीप हैं उनमें डूबने का भी खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कई सारे प्रयास किए भी जा रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे कि ग्लेशियर का पिघलना, सी लेवल बढ़ना, और साथ ही साथ हमने जब आपको पिछली घटना पढ़ाई थी चक्रवात का बनना, तो ग्लोबल वार्मिंग चक्रवात को बनाने का भी एक कारण है, जिससे काफ़ी मात्रा में जो क्षति होती है, यानी काफ़ी मात्रा में हानि होती है। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा कारण निकल कर सामने आ रहा है। ग्लेशियर्स के पिघलने में
ग्लेशियर्स के टूटने में। तो ये ऑल ओवर टॉपिक था कि A76 आइसबर्ग क्या है, क्योंकि रिसेंटली ये न्यूज़ में था, चर्चा में था, क्योंकि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में ये एक बड़ी घटना थी इसका अलग होना, और ये एक चिंता का विषय भी है ऑल वर्ल्ड के लिए और वैज्ञानिकों के लिए भी कि किस प्रकार से हम आइसबर्ग से बचें, क्योंकि ये कहीं भी जा सकता है और क्योंकि इनको यानी इसको ट्रेस करना भी मुश्किल होता है कि ये कहाँ पर स्थित है, और इसमें अनुमान नहीं लग पाता, जिससे काफ़ी मात्रा में जो क्षति होती है वो भी देखने को मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक बड़ी चट्टान है, ये एक बड़ी चट्टान है, यानी एक हिम चट्टान, एक आइस शेल्फ हम इसे मान सकते हैं। फिर इससे क्या होता है कि इस प्रकार से जो आइसबर्ग हैं वो टूटकर अलग होते हैं, यानी एक बड़ा हिस्सा यहाँ से टूटकर अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से अलग होते हैं आइसबर्ग। और नीचे देखिए पूरा पानी भरा हुआ है, यानी यहाँ पर समुद्र है, तो फिर ये हिस्सा इससे अलग हो जाता है इस ग्लेशियर से, और ये पानी के साथ ही बहने लगता है, और ऊपर इसका थोड़ा सा ही भाग दिखाई पड़ता है, बाकी मोस्टली भाग इसका जल के अंदर ही रहता है, जिसे हम आइसबर्ग कहते हैं। तो आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आइसबर्ग किसे कहते हैं और क्या था जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, करंट का जो टॉपिक था वो क्या था, A76 आइसबर्ग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में करंट टॉपिक के साथ, और जो हमारी मैपिंग वाली क्लास है वो भी चलती रहेगी। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो करंट के टॉपिक्स होंगे 20-20 में हम उनको भी उनसे रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे, और साथ ही साथ जो हमारी सीरीज़ चल रही है वर्ल्ड मैप सीरीज वो भी कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि हमने पिछली क्लास में की थी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की मैपिंग, और देखिए इत्तेफाक की फिर से उसी से रिलेटेड एक करंट का टॉपिक भी आया जिसको हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं उससे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।